हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, अभी हमने सुबह के समय वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने 3 पद्यांश बताए थे। चौथा पद्यांश ये है, इसको देख लीजिए। ये भी श्रद्धा मनु से ही लिया गया है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर रहे नहीं आत्मविस्तार। अब इसमें देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, संसार के जड़ चेतन किससे परिपूर्ण है? तो संसार के जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण हैं, क्योंकि वे बिना फल की इच्छा किए निरंतर कर्म में रत रहते हैं। प्रकृति में विद्यमान सभी पेड़ पौधे जड़ माना जाता है कि निस्वार्थ भाव से फलते फूलते और आनंद का अनुभव करते हैं। जो बच्चों आनंद, अभी ये आपका क्वेश्चन है, संसार के जड़ चेतन किससे परिपूर्ण है? तो जड़ चेतन पेड़ पौधे नदी ये सब होते हैं ना, तो ये आनंद से परिपूर्ण है, क्योंकि ये अपना कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्गत है, यानी कि लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, मनु द्वारा निम्न तुच्छ विचार को ग्रहण करने का क्या परिणाम हुआ? तो मनु द्वारा निम्न विचारों को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को विनाश और निराश्रित मानने लगा। इसके साथ ही ऐसे विचारों से उसका आत्मविस्तार भी बाधित हुआ है। मनु द्वारा निम्न तुच्छ विचारों को ग्रहण करने का क्या परिणाम हुआ? तो मनु द्वारा निम्न विचारों को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को जो है विवश और निराश्रित मानता है, जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसा मानता है। चौथा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम इस जन्म के अनुसार, जो हम इस जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर हम अगले जन्म में वैसा ही सुख या दुख को भोगते हैं। अर्थात फल पाने की चिंता को त्याग कर जो कर्म में रत रहने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपना जीवन जीना चाहते हैं, हमारी संस्कृति भी इसी सिद्धांत का पालन करती है। पेड़ पौधे जड़ माना गया है कि निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं। पेड़ पौधे जड़, पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है, निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं और जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। फिर पांचवा क्वेश्चन, भोग एवं जड़ के अनेकार्थ शब्द लिखिए। तो भोग एवं जड़, भोग खाना, उपभोग करना, सुख दुख का अनुभव, कर्मों का फल, और जड़ माने निर्जीव, मूर्ख, वृक्ष का मूल, अचेतन। ठीक, ये बच्चों आपका चौथा पद्यांश हो गया। अब इसके बाद चलते हैं पांचवें पद्यांश की तरफ। ये है आपका नौका विहार से। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनरत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी, जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार से लिया गया है। ठीक है। अब उपयुक्त पद्यांश में पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास कैसे वातावरण का वर्णन किया है? तो कवि के अनुसार चारों ओर शांत, तरल और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत और शब्द रहित है, बिल्कुल शांत है।
ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बह रही है। ठीक है, बालू के बीच, गंगा के नीचे बालू होती है ना, तो वो बालू के बीच मंद मंद बह रही है। दूसरा क्वेश्चन, गंगा बालू के बीच बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है? तो गंगा बालू के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी, मुरझाई और शांत लेटी हुई है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, नीलांबर का समास विग्रह करते हुए भेद बताइए। नीलांबर का समास विग्रह क्या है? नीला है जो अंबर, ठीक है, और इसमें उसका भेद कर्मधाराय समास है। चौथा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आप जो है इसमें देखिए, कवि कहता है, ठीक, कवि कहता है कि चारों ओर शांत, तरल और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। शांत, ठीक है, शांत, तरल एवं उज्जवल चांदनी छिटकी यानी कि बह रही है, बिखरी हुई है। आकाश जो है अपलक, बिना पलक झपकाए हुए पृथ्वी को देख रहा है। शैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, और पृथ्वी अत्यधिक शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में जो है क्षीण धार वाली यानी कि हल्की पतली धार बहने वाली, ठीक है, गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी और मुरझाई हुई लेटी हुई है। ठीक है, अब है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक नौका विहार है, कवि इसमें सुमित्रानंदन पंत हैं। तो ये हो गया बच्चों पांचवा पद्यांश। अब चलते हैं छठे पद्यांश की तरफ। देखिए, ये आपका उर्वशी से लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, पुरुरवा से लिया गया है, सॉरी, ये चैप्टर जो है पुरुरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य, इसमें पुरुरवा से लिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर हैं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष का जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, विद्ध हो जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। इसमें बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से लिया गया है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और द्वारा रचित कविता पुरुरवा से उद्धृत है। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्यांजलि से में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरुरवा से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका कहाँ पे है कि विद्ध हो जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो संपूर्ण जगत को अपनी वीरता से मुग्ध कर देने वाले वीर पुरुष का सुंदर स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से सहज ही घायल हो जाना सचमुच आश्चर्य से परिपूर्ण है। सुंदरी की जरा सी मुस्कान पर पुरुषों का मुग्ध हो जाना और अपना सर्वस्व हार जाना विस्मय नहीं तो क्या है। ठीक है, इसको अपनी भाषा में भी ऐसे लिख सकते हो कि वित्त हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, कि पुरुष
संपूर्ण जगत वीरता से मुक्त कर देने वाले पुरुष भी वीरता से जो बहुत भी वीर है वो पुरुष भी सुंदर स्त्री के नेत्र रूपी बाण से घायल हो जाता है। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, उस वीर को भी वो नारी अपने मुस्कान से जीत लेती है। ठीक बच्चों, प्रस्तुत अब अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में नायक आश्चर्यचकित क्यों है? तो प्रस्तुत पद्यांश में नायक इस तथ्य के विषय में सोचकर आश्चर्यचकित है कि जो पुरुष रणभूमि में इंद्र के वज्र का सामना कर सकता है, जो शेर से युद्ध करने में भी नहीं घबराता, वह आखिरकार क्यों कोमल और सरल मृदुल नारी के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। अर्थात बच्चों अपनी भाषा में इसको देखो कि जो नायक किसी भी नायक या वीर पुरुष के विषय में सोचकर वो आश्चर्यचकित है कवि कि जो पुरुष रणभूमि में जो है इंद्र के वज्र के समान रुकता है, जो शेर से लड़ने में भी नहीं घबराता है, वही पुरुष जो है नारी के समक्ष क्यों जो है अपना सर झुका देता है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि कोमलता व रूप सौंदर्य का आकर्षण कठोर से कठोर हृदय के व्यक्ति को भी अपने मोह जाल में बांध लेता है। इसके समक्ष व्यक्ति विवश होकर और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इन पंक्तियों का भाव क्या है? बहुत सीधा है, यही है कि जो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी नारी के सौंदर्य से आकर्षित होकर जो है उसके आगे झुक जाता है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सहज प्रवाहमयी है। पद्यांश की शैली प्रबंधात्मक है, अर्थात प्रत्येक पद काव्य को आगे बढ़ाने में सहायक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके 6 पद्यांश हो गए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे पढ़ लेंगे, और मैंने गद्यांश भी बताए हैं, उसको देख लेना। विभक्तियाँ बताई है वो भी देख लीजिएगा। और जो कुछ अभी नहीं आता है, आपके पास 1 दिन का समय और है, मुझे प्लीज़ कमेंट करें जिससे हम आपके पास वीडियो डाल सकें उसका। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और ऐसे पढ़ने